अस्सलाम वालेकुम जी, हाजिर हूँ आज के मंजरनामे के साथ। कभी कभी ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ की जो सियासी जमात है वो खुद ही नहीं चाहती कि उनकी हुकूमत चले या पाकिस्तान की मईशत चले। जिस तरह के उनके बयानात होते हैं या जिस तरह के उनकी तकारीर होती हैं, लगता है ऐसे ही है कि वो हर वक्त कंटेनर पर खड़े रहते हैं। आपके पास हुकूमत है और हुकूमत की ये जिम्मेदारी होती है कि वो मामलात को चलाए। जब हुकूमत खुद ही अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करे या ऐसी तकरीरें या बयान दे जिनसे मार्केट में एक गैर यकीनी किसी कैफियत पैदा हो, तो फिर यही समझा जा सकता है कि ये खुद ही नहीं चाहते कि इनकी हुकूमत भी चले और पाकिस्तान की मईशत का पहिया भी चले। जिस तरह पहले अपोजिशन ने मार्केट में एक गैर यकीनी किसी कैफियत फैलाई रखी और हुकूमत उसमें उनके साथ साथ थी, उनके शाना बिशाना थी। ऐसा नहीं था कि हुकूमत कोई मामलात को ठंडा करना चाहती थी। जब उन्होंने इस्तीफों की बात की तो इन्होंने कहा दो जी दो इस्तीफे, हम तो इलेक्शन करवाएंगे। ये नहीं सोचा कि मार्केट में जो अदम इस्तेहकाम फैलेगा, ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल फैलेगी, उससे हुकूमत का ही नुकसान होना है। अपोजिशन का क्या जाना है, अपोजिशन की तो जानी है छू। अपोजिशन ने तो यही एक पहाड़ा पढ़ना था, वो पढ़ते रहे हैं और 3 साल वो आपको इस चक्कर में उन्होंने उलझाए रखा और आप भी उनकी मामनत जो है वो हर लम्हे पर करते रहे हैं। उन्होंने ना तो इस्तीफे दिए हैं और ना खुद कोई नुकसान उठाया है, लेकिन आपका जो 3 साल का अरसा गुजर चुका है वो अब आपके हाथ नहीं आने वाला। इसी तरह से अब जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें असद उमर साहब ने वज़ीर हैं हुकूमत के और बड़े अरस्तू किस्म के सियासतदान भी समझे जाते हैं और मईशतदान भी समझे जाते हैं। हालांकि उनके इस बयानिए से हवा निकल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जब वो टीवी पर बैठते हैं तो ऐसी तकरीर करते हैं जैसे कोई अफलातून इनका शागिर्द हो और सुकरात और बुकरात किस्म के इनके चेले चमाटे हों। लेकिन वो खुद ऐसी बातें करते हैं जिससे एक गैर यकीनी किसी कैफियत पैदा होती है। और अब उन्होंने असेंबलियां तोड़ने का शोशा छोड़ दिया है कि खान साहब जो हैं वो इक़्तिदार में नहीं रहेंगे, उन्हें कोई इक़्तिदार करने का शौक़ नहीं है। वो तो अगर काम नहीं करने दिया गया तो वो तो इस्तीफे दे देंगे और असेंबलियां तोड़ देंगे। इससे किसी अपोजिशन का कोई नुकसान नहीं हो रहा, इससे हुकूमत का नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है और एक गैर यकीनी किसी जो कैफियत है वो फैल रही है। और ये फैलाने में किसी अपोजिशन का हाथ नहीं है और ये आप खुद ही अपने ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं कि आप अपोजिशन से 2 हाथ आगे जाके ये एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हुकूमत कभी भी जा सकती है। अब कौन आपको काम नहीं करने दे रहा, या अपोजिशन तो हमेशा यही चाहती है कि हुकूमत जो काम करना चाहे उसमें कोई रोड़े उटकाए जाएं या उसमें कोई मुश्किलात पैदा की जाएं या कोई ऐसी ताकतें जो हुकूमत के खिलाफ होती हैं, वो तो हर हुकूमत के खिलाफ होती हैं और हर हुकूमत को वो नाकाम करना चाहती हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप असेंबलियां तोड़ने की बातें करते रहें और आज गई और कल हुकूमत गई और इस तरह की फिजा कायम करें। इसमें तो कभी भी मईशत नहीं चल सकती और जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं वो आपके साथ कैसे मामला तय करेंगे जिन्हें ये मालूम नहीं है कि हुकूमत आज जा रही है या कल जा रही है। तो इस तरह की फिजा पैदा करना, आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और इस दफ़ा तो असद उमर साहब ने ऐसे तासुर देने की कोशिश की है कि जैसे खान साहब कोई शौकिया फनकार हैं, उन्हें अगर अपनी मर्जी का रोल नहीं मिलेगा तो वो आपकी फिल्म करने वाले नहीं हैं, आपका ड्रामा करने वाले नहीं हैं। भाई खान साहब हुकूमत में हैं और ये हुकूमत उनकी जिम्मेदारी है। आप 22 करोड़ लोगों के मुल्क पर आप हुक्मरान तैनात कर दिए गए हैं। अब आपने इस 22 करोड़ के मुल्क को चलाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपने अपोजिशन के साथ भी बैठना पड़े, आपको किसी इदारे के साथ बैठना पड़े, आपने मार्केट में ऐसी फिजा पैदा करनी है कि आपको कोई ख़तरा नहीं है, आप कहीं नहीं जा रहे। आपको काम करने दिया जाए या ना करने दिया जाए, आप सारी मुश्किलात के साथ लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, लेकिन हुकूमत कहीं नहीं जा रही। हुकूमत यहीं पर है और हम काम करते रहेंगे और जिसने भी मामला तय करने हैं वो हमारे साथ आकर मिले और हम इन्वेस्टमेंट को भी सिक्योरिटी देंगे और जो कारोबार है लोगों का उसको भी कोई ख़तरा नहीं है, उसको भी सिक्योरिटी देंगे, तब जाकर पाकिस्तान की मईशत चलेगी। लेकिन वो कहते हैं कि चोरों नालू पंड काली,
आप अपोजिशन से पहले ही अपने आप को गैर मुस्तहकम करने में लगे रहते हैं और हर रोज़ एक नया ड्रामा खुद ही निकाल लेते हैं जिसकी कोई वजह नहीं होती। अब आपने सुप्रीम कोर्ट में एक सर्कस लगाए रखा। देखिए कि आपने एक रेफरेंस जो है वो एक जज साहब के खिलाफ फाइल किया। अगर आपके पास सबूत थे और आपने एहतसाब करना मकसूद था, किसी को निशाना बनाना मकसूद नहीं था, अगर आप किसी को निशाना बना रहे हैं और वो भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो आप खुद पंगा ले रहे हैं, आप खुद अपने लिए एक मुसीबत जो है वो अपने गले में डाल रहे हैं। लेकिन अगर एहतसाब करना मकसद था तो फिर तो आपका केस मजबूत होना चाहिए था। आपको सारी तहकीक पहले करनी चाहिए थी और सारे तकाजे पूरे करने चाहिए थे और रेफरेंस दाखिल करना चाहिए था। आपको किसी ने रोका नहीं है रेफरेंस दाखिल करने में, लेकिन आप नाकस काम जब करेंगे और ऐसा काम करेंगे जिससे आपकी सुबकी होगी, तो फिर नुकसान भी आप ही को उठाना पड़ेगा। अब इस रेफरेंस के बारे में भी सोशल मीडिया पर एक अजीब सी फिजा आपके जो हमायती हैं और जो सपोर्टर हैं और जो आपका सीधा पढ़ने वाले लोग हैं, उन्होंने एक अजीब सी सूरत हाल जो है वो क्रिएट की हुई है कि जज साहब की बीवी रोने लगी या उनके बाल सफ़ेद हो गए तो उनका एहतसाब नहीं हो सकता। देखिए आपने क्या किया है कि पहले इस बात को एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं कि कौन हैं काजी फायज ईसा साहब, उनकी आपके साथ क्या लगत है, या उन्होंने फैज़ाबाद धरने में कोई फ़ैसला दिया था या कोई उन्हें यहाँ से निकालना चाहता है। ये सारी पॉइंट स्कोरिंग तस्वर कर लीजिए। आप सिर्फ इस मामले को देखने की ज़रूरत है कि ये मामला था क्या और बन क्या गया है। आपने एक FIR जो है वो दर्ज की एक जज साहब के खिलाफ। उस FIR में आपने कुछ सवालात उठाए थे। जो एसिड रिकवरी यूनिट आपने एक शोबा बनाया था, उसके साथ मिलकर FIA ने एक FIR तैयार की, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को भेजी। वज़ीर आज़म साहब ने उस पर इत्मीनान का इज़हार किया कि ये वाकई एक मामला बनता है और इसकी जो है वो तहकीक होनी चाहिए। आपने सदर साहब को भेजा, सदर साहब ने एक बंद फाइल को आगे ट्रांसफ़र कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मामला बनता है या नहीं बनता, चूँकि वज़ीर आज़म साहब ने भेजा है तो उन्होंने वो फाइल आगे कर दी। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपने एक रेफरेंस भेजा, उस रेफरेंस में था कुछ नहीं, क्योंकि जिस मामले की आप तहकीक करना चाहते हैं या जिस पर आपकी बुनियाद थी कि काजी फायज ईसा साहब ने अपने जो जायदादें हैं गैर मुल्की वो डिक्लेयर नहीं की, तो आपको क्या ये मालूम नहीं है कि बाकी जजों ने भी क्या डिक्लेयर की है या उन्हें डिक्लेयर करनी चाहिए थी? अगर तो उन्हें डिक्लेयर करनी चाहिए थी और उन्होंने नहीं की, फिर तो एक सीधा साधा मामला है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजिए और जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो हो जाए। लेकिन बाकी 14 जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के जज हैं, ना तो उन्होंने अपने असासे डिक्लेयर किए हैं और ना उन्हें करने थे। तो आपने अगर इन सारे लोगों के असासे चेक करने थे या इन सारे लोगों की जायदादों की तफसीलात जो हैं वो चेक करनी थी, फिर तो आपको एक कानून लाना चाहिए था कि ये कानून है अब और सबको ये अपने असासे जो हैं वो डिक्लेयर करने पड़ेंगे। लेकिन आपने ना तो कोई कानून बनाया और ना कोई कानून देखा। आपने सिर्फ एक ऐसी FIR काट दी जिसमें तफ्तीश करने के लिए कोई कानूनी जवाज़ नहीं था। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपका रेफरेंस ठहर नहीं सकता था। फिर जिस तरीके से आपने वो रेफरेंस दायर किया वो भी इंतहाई मशकूक था, तो वो आपका रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। ये सर्कल आप देखिए कि किस तरह से ये एक सर्कल चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब वो रेफरेंस पेश किया गया तो उसमें तो कोई कानूनी जवाब था नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस रेफरेंस को काला दम करार दे दिया। आपका रेफरेंस जो है, आपकी जो पहली FIR है, जो आपका पहला बुनियाद है आपके एहतसाब करने की, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मिनट भी नहीं ठहर सका और सुप्रीम कोर्ट ने उसे काला दम करार दे दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास से एक इख्तियार इस्तेमाल किया कि हम वापस जो है वो FIA को ये इंक्वायरी करने के लिए भेज देते हैं मामला। आप देखिए कि हुकूमत ने एक पहली FIR काटी है, वो FIR किसी काम की नहीं है, उसमें कोई कानूनी जवाज़ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने पास से एक इख्तियार इस्तेमाल कर रही है और वापस हुकूमत को एक इख्तियार दे रही है कि आपने पहले वाला रेफरेंस ठीक नहीं बनाया था, अब आप ठीक करके बना कर लाइए। ये तो
एक वाज़े बदनीति का एक अमल है जो आपने किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले आपका इसमें साथ दिया है कि आप दोबारा से एफआईआर काटिए। दोबारा से एफआईआर काटने का आपको हक नहीं होना चाहिए। अगर आपने एहतसाब करना था या आपके मुकदमे में कोई चीज़ थी तो वो तो आपके रेफरेंस में होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस मामले की आपने तहकीक करनी थी वही आपकी बुनियाद थी एफआईआर की। अगर उस बुनियाद में कुछ नहीं था तो फिर तो आपने निशाना बनाया है एक फर्द को, और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को तस्लीम किया कि आपके पहले रेफरेंस में कुछ नहीं था। अब सर्कस ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके रेफरेंस को कलादम करार दिया तो आपको तो आर्ग्यू करना चाहिए था कि इस रेफरेंस में सारे सबूत मौजूद हैं और ये रेफरेंस बनता है। आपने ये मुकदमा अदालत में लड़ना था। आपने सारा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में इसलिए लड़ा है कि आपको दोबारा एफआईआर काटने का जो है वो मौका दिया जाए। दोबारा आपको एफआईआर काटने का मौका क्यों दिया जाए? जब आपकी पहली एफआईआर जो है वो बोगस निकली है तो दोबारा आपको एफआईआर करने का मौका तो नहीं मिलना चाहिए। यही इंसाफ है। आप अगर दोबारा से जो एफआईए की रिपोर्ट है जिस पर कहा जा रहा है कि वो एहलिया है काजी फायजीसा साहब की, वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट में रो पड़ी हैं और काजी फायजीसा साहब कह रहे हैं कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए इसलिए मेरा एहतसाब न किया जाए, ये सरासर एक गलत तासुर है जो दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आपको आपकी दूसरी एफआईआर जो है उसका हक नहीं दिया, और उसका हक आपको देना भी नहीं चाहिए। अगर आपका कोई मुखालिफ आपके सामने एक बोगस एफआईआर लेकर आता है तो उसको आप खारिज कर देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसकी बदनीति है उसके पीछे। आप दोबारा से उसको एफआईआर करने का हक तो आप नहीं दे सकते। तो एफआईए की जो दूसरी रिपोर्ट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो रोक दी है कि आपको दोबारा से एफआईआर दर्ज करने का हक नहीं है। अब उस दूसरी एफआईआर के तहत आपने जितनी भी कार्रवाई की है वो गैर कानूनी है, क्योंकि आपकी पहली एफआईआर में तो उन चीज़ों का जिक्र नहीं है, वो चीज़ें शामिल नहीं हैं। आपने एहतसाब तो पहली जो एफआईआर है उसमें करना था, वो आपकी एफआईआर बोगस निकली। आप दूसरी एफआईआर के तहत जो है वो सारे मामलात जो हैं वो देखना चाहते हैं और तहकीक करना चाहते हैं। आपने एक मुकदमा कायम कर लिया है, अब आप उसके जवाब ढूंढ रहे हैं। ये तो किसी भी मुआशरे में और किसी भी कानून में इंसाफ नहीं है। तो इस तरह के आप पंगे ले रहे हैं और आपकी जो हुकूमत है वो अपने लिए मसाइल पैदा कर रही है, और हुकूमती वज़ीर और मशीर ऐसे तासुर दे रहे हैं कि जैसे वो कंटेनर पर खड़े हैं। उन्हें तो हुकूमत के अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की जो ये कैफियत पैदा हो रही है इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। वो तो शौकिया फनकार हैं, अगर उन्हें काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी वो तो अपना बुरिया बिस्तर लपेटेंगे और निकल लेंगे। हुकूमत तो नाम ही इसी चीज़ का है कि आप लोगों के एतमाद को बहाल करें, आप बैनुल-अक़वामी इदारों के एतमाद को बहाल करें। लेकिन अगर आप खुद ही इस एतमाद की फ़िज़ा को नुकसान पहुंचाने पर निकल पड़ेंगे तो फिर आप दूसरों से क्या गिला करेंगे कि वो आपकी हुकूमत को नहीं चलने देते। और ये जो शौकिया फनकारी आप कर रहे हैं ये आप ही के गले पड़नी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।